इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो बात आती है, वो आज के डेट में बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, इसीलिए उसको डिटेल में जानना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं, जो कि उसको स्थापित करता है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को, उसकी भी चर्चा करने जा रहा हूँ। और सबसे महत्वपूर्ण है इसकी एडमिसिबिलिटी। एडमिसिबिलिटी जो है, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की वो कोर्ट ऑफ लॉ में कैसे है, इस चीज़ को मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आती कहाँ से? आप लोग को जैसा पता है कि एविडेंस एक्ट के तहत हमारा सारा एविडेंस डील होता है, और उसमें 2020 के पहले जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करते थे, उसको वह डॉक्यूमेंट के रूप में ही देखा जाता था, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के रूप में ही देखा जाता था। लेकिन 2000 में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट लाया गया, उसके बाद काफी चीजें जो है वह बदल गई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कही गई है, और सारा चीज चूंकि आजकल जानते हैं कि वह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड है, सारा चीज कंप्यूटराइज्ड है। बहुत सारे जो पेपर वर्क्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है, सब कुछ डिजिटलाइज्ड है। तो ऐसी स्थिति में जो एविडेंस है वह भी एडमिसिबल होना चाहिए, वह भी बहुत स्पष्ट तौर पर एडमिसिबल होना चाहिए। तो यह आज से 22 साल पहले इन सारी चीजों पर चर्चा शुरू हुई, और इस पर बात भी किए गए। तो यह जो एडमिसिबिलिटी की बात आती है, तो सबसे पहले मैं आईटी एक्ट की बात करूं, जिसमें कि सेक्शन 21T में बात किया गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को किस रूप में देखते हैं, कैसे मानते हैं, और कैसे उसको समझने की कोशिश करते हैं, किसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मान रहे हैं, यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना, किसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स माना जा रहा है। तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिसमें जो डिफाइन किया गया है, उसको मैं पढ़ देता हूं पहले, उससे आपको ज्यादा चीज क्लियर होगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डेटा रिकॉर्ड और डेटा जनरेटेड, ठीक है ना, और इमेज और साउंड स्टोर्ड, रिसीव्ड और सेंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और माइक्रोफिल्म और जनरेटेड माइक्रोफिश, ठीक है, जो छोटा माइक्रो फिल्म होता है, जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म टाइप की चीज होती है, वह सारी चीज जो है वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में आते हैं। यहाँ पर एविडेंस की बात नहीं कही गई है। जो 21T में आईटी एक्ट 2000 में जो कहा गया है, वह इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कही गई है। अब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के जो है एडमिसिबिलिटी की बात जो आती है, वो सेक्शन 4 में आती है, जाकर आईटी एक्ट के सेक्शन 4 में आती है। तो यहाँ पर यह कहा गया है 4 में, सेक्शन 4 ऑफ द आईटी एक्ट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज द वैलिडिटी एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स इन प्लेस ऑफ ऑर्डिनरी पेपर बेस्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर कोर्ट ऑफ लॉ की बात नहीं आ रही है, लेकिन जो कहा गया है उससे बहुत सारी चीजें क्लियर है। उससे यह बहुत ही स्पष्ट होता है कि इसको रिकॉग्नाइज करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है उसको रिकॉग्नाइज, आईटी एक्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, उसको आराम से हम जो पेपर डॉक्यूमेंट है उसकी तुलना में हम ले सकते हैं उसको, और उसको हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है उसको हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी वैलिडिटी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। तो ये दो सेक्शंस हैं। एक तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात करता है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या है, और दूसरा किस चीज की बात करता है, दूसरा बात करता है कि उसकी वैलिडिटी की, इसकी वैलिडिटी को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। और जब किसी एक्ट में उसकी वैलिडिटी को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोर्ट में भी वो एडमिसिबल होगा। अब है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है क्या क्या, हम इस चीज को पहले जान लें, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना, कि कैसे हम इसको एडमिसिबल बनाएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड क्या क्या हैं, जिनको कि एविडेंस के रूप में यूज किया जाता है। एविडेंस एक्ट पर मैं बाद में आऊंगा, जजमेंट पर भी मैं इसके बाद में आऊंगा। सबसे पहला क्या, ईमेल। ईमेल को हम आराम से यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है ना, उसकी वैलिडिटी भी है, उसकी वैलिडिटी भी है। मैं एविडेंस पर एक्ट पर जब आऊंगा तो उसके प्रोविजंस के साथ इसकी भी चर्चा करूंगा। दूसरा क्या है, एसएमएस है, व्हाट्सएप चैट है। एसएमएस व्हाट्सएप चैट है, आजकल आप देखेंगे कि एसएमएस व्हाट्सएप चैट को भी काफी ज्यादा यूज किया जा रहा है। जब मैं नारकोटिक्स ड्रग की बात मैं लगातार इधर करता रहा, और उस पर जो केस हुए हैं, और वह आर्यन खान का केस था, फिर
रिया चक्रवर्ती का केस था, उसमें व्हाट्सएप चैट को काफी यूज किया गया एज एन एविडेंस। इसका मतलब है कि वो एडमिसिबल है, कोर्ट ऑफ लॉ में वो एडमिसिबल है, कोर्ट में उसकी चर्चा की जा रही है। हाई कोर्ट में जब बेल मूव हो रहा था आर्यन खान का, उस समय व्हाट्सएप चैट की बात की गई थी और व्हाट्सएप चैट को एविडेंस के रूप में वहां प्रस्तुत किया गया था। इसलिए आप देखेंगे कि मोबाइल को सीज किया जाता है, ठीक है ना, मोबाइल को सीज किया जाता है, लैपटॉप को सीज किया जाता है, इन सारी चीजों को एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए और उसको वहां पर प्रेजेंट करने के लिए, कोर्ट के सामने एड्यूस करने के लिए। अब है कि हार्ड डिस्क जो है, हार्ड डिस्क में सारी चीजें स्टोर्ड रहती है, जैसा कि आप लोग को पता है। जैसे मैं लैपटॉप के सामने बैठा हूं तो इसमें इसके हार्ड डिस्क में सारी चीजें क्या है, स्टोर्ड है। तो ये जो स्टोर्ड है चीजें, उसको जब हम निकाल कर यूज करते हैं तो वो भी एविडेंस के रूप में होता है, वो भी एडमिसिबल होगा, क्योंकि उसकी वैलिडिटी की को रिकॉग्नाइज किया गया है, एविडेंस के रूप में तो होगा ही होगा वाला। फिर क्या है, कॉल रिकॉर्ड्स जो है। अब देखिएगा कि क्रिमिनल केस में बहुत ज्यादा सीडीआर की बात कही जाती है। सर सीडीआर कैसे हमको मिल सकता है? कॉल डिटेल रिपोर्ट जो है, कॉल डिटेल रिपोर्ट क्या होता है? आप जब किसी से फोन पर बात करते हैं तो दूसरे आदमी को, जो आपके पास नंबर गया हुआ है, यदि सस्पेक्ट है किसी क्राइम में और आपको एक्यूज बनाया जा रहा है, अभी आप सस्पेक्ट है तो वहां पर आपको एक्यूज बनाने की बात है, तो सबसे पहली चीज क्या आएगी? कॉल डिटेल रिपोर्ट। आपने किससे किससे बात किया है, कब कब बात किया है, अंतिम बात कहाँ हुई है, क्राइम जो किया हुआ है उससे उसका क्या लीक है, इन सारी चीजों को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके अलावा एक चीज और है, आप देखेंगे जब मैं कॉल रिकॉर्ड्स की बात कर रहा हूं तो आपका प्रेजेंस कहाँ पर है। तो आजकल देखिएगा आपकी आतंकवादियों को बहुत ज्यादा पकड़ा जाता है मोबाइल के आधार पर, ठीक है, मोबाइल टावर से उनका लोकेशन पता चल जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप सपोज करिए कि आपका कोई आरोपी ने कोई क्राइम किया है या फिर क्राइम नहीं किया है, दोनों बातों को मैं कर रहा हूँ। आरोपी की जब बात करता हूं तो मैं नहीं कहता हूं कि उसने क्राइम किया है, या मैं नहीं कर रहा हूं, वो आरोपी है। और वह जो आरोपी है जिसके ऊपर मान लीजिए एफआईआर हुआ है या फिर केस हुआ है, वो ये कहता है कि वकील साहब मैं तो वहां मौजूद था ही नहीं, तो मुझे कैसे फंसाया जा रहा है? तो आप बोलेंगे कि भाई सबूत क्या है? बोले कि भाई मेरे मोबाइल का लोकेशन देख लिया जाए, हम उस समय मोबाइल मेरे पास था और हम तो कहीं और थे, तो वो आपके पास एविडेंस के रूप में आ जाता है। तो यह सारी चीजें जो है वो आपको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का पार्ट है। फिर कुछ फोटोग्राफ्स है, फोटोग्राफ्स को जो आपके कंप्यूटर में फोटोग्राफ्स डाले हुए हैं उसके आधार पर, कुछ जो सीडी डाला हुआ है, कुछ जो वीडियो डाला हुआ है, फिल्म डाला हुआ है। अब देखिए कि एमएमएस वगैरह जो है उसको भी एविडेंस के रूप में कोर्ट में एड्यूस किया जाता है। तो ये कैसे होता है? यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल नहीं होगा तो संभव है क्या? तो यहाँ पर एडमिसिबिलिटी है, क्योंकि जब रिकॉग्नाइज किया जा रहा है उसकी वैलिडिटी को, तो इसका मतलब है कि वह एडमिसिबिलिटी है। अब क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जैसे मान लीजिए बैंकर्स एविडेंस बुक, बैंकर्स एविडेंस बुक है और वह इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो बैंकर्स एविडेंस एक्ट के तहत वह गाइड हो रहा है। तो उसका जो आप हार्ड डिस्क निकाल कर लेते आते हैं, यदि आप एविडेंस के रूप में यूज करते हैं, तो वह भी एडमिसिबल है, ठीक है। तो यह सारी चीजें जो है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूप में है। अब मैं आता हूं पुनः एक्ट के ऊपर कि आईटी एक्ट 2000 में 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें सेक्शन 2 सब सेक्शन टी में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की बात कही गई, मैं भी आपको बतला चुका हूं, और सेक्शन 4 में इसकी वैलिडिटी की बात कही गई। लेकिन यह दोनों सेक्शंस जो हैं और इसके जो सब सेक्शंस हैं, क्या एडमिसिबल बना देते हैं क्या? हमारी जो एडमिसिबिलिटी है, कोर्ट में हमारी जो एडमिसिबिलिटी है, जो एविडेंस को एड्यूस करने की बात है, वह किस चीज से आती है? वह हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से आती है। 1872 का जो एविडेंस एक्ट है उससे आती है। तो इसका मतलब है कि हमें उसमें भी क्या करना पड़ेगा? संशोधन करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए कि 2000 में आईटी एक्ट लाया गया और 2000 में ही इंडियन एविडेंस एक्ट में संशोधन भी किया गया,
और उसमें दो सेक्शंस जोड़े गए, ठीक है, वो है 65A और 65B। अब 65A क्या कहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जो बात है, 65A क्या कह रहा है, इसमें कहा गया कि स्पेशल प्रोविजन एज टू एविडेंस रिलेटिंग टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्पेशल प्रोविजन किया गया इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के रूप में, लेकिन इसके साथ साथ यह भी कहा गया है द कंटेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मे बी प्रूव्ड इन अकॉर्डेंस विद द 65B। इसके साथ साथ 65B है, जहां पर कैसे वह एडमिसिबल होगा इसकी वहां पर चर्चा की गई है। अब एडमिसिबिलिटी की बात जब मैं करता हूं तो यहाँ पर क्या है, उसमें एक बहुत, जैसे मान लीजिए कि आपने कॉल रिकॉर्ड को कहीं पर दिया, पुलिस ने निकाला और आपने उसको एविडेंस के रूप में यूज किया, या प्रोसिक्यूशन ने एविडेंस के रूप में यूज किया, या फिर कहीं से कंप्यूटर से कोई डेटा निकाला गया, कोई वीडियो निकाला गया, वह यूज किया गया। इसके साथ साथ एसेंशियलिटी क्या रखी गई, सारा तो है कि उसको हम कोर्ट में एड्यूस करेंगे, लेकिन यह क्या रखा गया उसके एडमिसिबिलिटी के लिए, क्या प्रोविजन किया गया। तो यहाँ पर यह कहा गया है, देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा में आजकल जो जितनी तेजी के साथ चेंजेज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा जो है वह चेंज भी होता है, अल्टर भी किया जाता है, और आपको भी ये सारी चीजें पता है। जैसे अभी आप देखे होंगे कि बहुत सारे फिल्म अपलोड कर दिए जाते हैं जिसमें कि जो कोई भी एक्ट दिखाया गया है उसमें सर किसी का है और धड़ किसी का है। तो किसी ने मान लीजिए कोई क्राइम किया और उसमें उसको एडिट किया गया और उसका चेहरा बदल दिया गया, तब ऐसी स्थिति में तो यह यदि एडमिसिबल हो गया तब क्या मिसकैरेज ऑफ जस्टिस नहीं होगा। तो इसीलिए 65B के में एक सब क्लॉज 4 भी लगाया गया, जिसमें कहा गया कि इसके साथ जो है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जो है वह अनिवार्य होगी, उसके बिना जो है वह यह वैलिड नहीं होगा। अब यह सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी क्या है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में वह सिस्टम लगा हुआ है या फिर जहां पर भी कहीं पर वह सिस्टम है, वहां पर आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि यह ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है। तो इस ऑथेंटिसिटी की भी चर्चा यहाँ पर करनी होगी। तो यहाँ पर जो 65B के सबसेक्शन 4 की मैं बात कर रहा था, उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी चाहिए यदि किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो। तो यदि मान लीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन को हेड करते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके मोबाइल में कहीं से वह डेटा आया हुआ है, तो उन सारी चीजों की ऑथेंटिसिटी को आपको देना पड़ेगा, बिना ऑथेंटिसिटी के यह मान्य नहीं होगा। इसमें कुछ केस है, लॉ है जिसकी मैं चर्चा करूंगा, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एड्यूस नहीं करने के आधार पर किसी की रिहाई हो जाती है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है ना, उसकी चर्चा मैं करूंगा। और कहीं पर जो है उसको एडमिसिबल बनाया जाता है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के आधार पर उसको एडमिसिबल बनाया जाता है, लेकिन वहां सर्टिफिकेट नहीं दिया गया, बल्कि वहां पर कोई व्यक्ति, उसी डिपार्टमेंट का कोई व्यक्ति ऑफिसर आकर उसको यह कहता है कि ये जेन्युइन है। ये दोनों जजमेंट की मैं चर्चा करूंगा जिससे आपको बहुत चीज क्लियर होगा। लेकिन इसके पहले किया है, यह इसको एडमिट किया कैसे जाता है, देखिए जैसे अन्य डॉक्यूमेंट को एडमिट किया जाता है कोर्ट में, उसी ढंग से इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी एडमिट किया जाता है। जब आप एविडेंस को एड्यूस कर रहे हैं कोर्ट में, उसी समय में आप अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी वहां पर जमा करेंगे एज एन एविडेंस, उसका एग्जिबिट होना चाहिए। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जिस समय आपने वो जमा किया उस समय आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी नहीं है, तो क्या कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगा क्या? इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का भी जजमेंट है और भी कहीं का जजमेंट है। तो वह इमीडिएटली रिजेक्ट नहीं करेगा, बल्कि आपको समय देगा कि ट्रायल शुरू होने के पहले आप उस सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी को लाकर जमा कर दें। ट्रायल उस समय तो एडमिट कर लिया उसने, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी जो है उसको एग्जिबिट भी कर लिया, उसका इंस्पेक्शन भी हो गया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, मतलब वह एडमिट हो गया, लेकिन एक रिक्वायरमेंट रह गया और वह
सेक्शन 65(1) का 4, वह उसके तहत जो यह कहा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी चाहिए। तो 65(b) का सबसेक्शन 4 जो है उसमें सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी की बात कही गई है, बहुत ही क्लियर तौर पर कही गई। तो आप ट्रायल शुरू होने के पहले कोर्ट आपको समय दे देगा कि आप इसकी ऑथेंटिसिटी को लाकर दें, जिससे कि उसकी वेरासिटी को चेक किया जा सके, उसकी सत्यता को चेक किया जा सके कि जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वह सही है या गलत है, या टैंपर्ड तो नहीं है। इसकी चर्चा वहां पर की गई और यह प्रोविजन किया गया। अब एक मैं जरा जजमेंट पर मैं आता हूं। सबसे पहले मैं आता हूं एक टम्सो ब्रूनो एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये 2015 का ये अपील का मामला है, तो 2012 का है, लेकिन 2015 में इसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में हुई। ये मामला क्या है? ये मामला है, यह जो टम्सो ब्रूनो जो था वह इटालियन सिटीजन था। यह अपने एक मेल फ्रेंड और अपनी एक फीमेल फ्रेंड के साथ इंडिया आया और बनारस घूमने के लिए आया, काशी घूमने के लिए आया। और काशी जब घूमने के लिए आया तो वह एक होटल में ठहरा जा, और वहां पर जब वो ठहरा 2 दिन वह वहां पर था, रुका हुआ। और एक दिन जो था वो सुबह सुबह, वह सुबह काशी दर्शन होता है उसमें 4 बजे सुबह में हुआ, और उसकी जो महिला मित्र थी वह निकल गई, और एक मित्र जिसकी तबीयत नहीं ठीक थी वह होटल में रह गया। तीनों एक ही कमरे में थे, वह रह गया वहां पर। और जब वो लौट कर आया, वहां से वो लौट कर आया, तो जब रूम में गया तो देखा कि उसके मित्र जो मेल फ्रेंड है वह बेहोश पड़ा हुआ। तो उन लोगों ने वेटर को बुलाया और वेटर को बुलाकर कहा कि देखो ये तो बेहोश पड़ा हुआ, हम क्या करें। तो उस व्यक्ति ने, जो वेटर था, उसने एक दूसरे वेटर को भी बुलाया। इन लोगों ने इसको तुरंत में हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। हॉस्पिटल जब ये लोग ले गए तो हॉस्पिटल में उसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब जब लाया गया उसी समय मरा हुआ था, वहां जाके नहीं मरा, ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया। अब जब इसको ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर दिया गया तो ये लोग इटालियन सिटीजन है, ठीक है, नहीं कानून तो अपना काम करेगा, इंडिया का जो कानून है वो तो अपना काम करेगा। और इन लोगों से पूछताछ हुई तो कुछ एविडेंसेस वगैरह मिले, जो फॉरेंसिक एविडेंसेस थे, जैसे बेडशीट पर कुछ चीजों के दाग मिले, पिलो कवर पर कुछ दाग मिले जिसको उन लोगों ने कहा लिपस्टिक के दाग हैं। कुछ काला सा वॉमिटिंग का चीज मिला बेडशीट पर, उसको सीज कर लिया, फॉरेंसिक लैब में चला गया और इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। जो मेडिकल रिपोर्ट जो आया उसमें कहा गया कि इसका गला घोट कर इसकी हत्या की गई। लोअर कोर्ट में पूरा ट्रायल चला और लोअर कोर्ट ने इन दोनों को, टम्सो ब्रूनो और उसकी गर्लफ्रेंड को, फीमेल फ्रेंड को, उन लोगों ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सेक्शन 302/34 के तहत, आईपीसी की धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इन लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की, हाई कोर्ट में अपील खारिज हो गई और लोअर कोर्ट की सजा को ही बहाल रखा गया। पहले सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में इसमें बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन हुआ और यह पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब इसकी क्वेरी शुरू की तो पूछा गया कि क्या होटल में सीसीटीवी कैमरा है क्या। तो जो प्रोसिक्यूशन ने जवाब दिया कि सीसीटीवी कैमरा तो है, लेकिन कोई इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस, कोई ऑब्जेक्शनेबल चीजें नहीं मिली सीसीटीवी फुटेज में, इसीलिए उसको एविडेंस के रूप में नहीं लाया गया। दूसरी चीज यह जो उन लोगों ने कही कि पुलिस ने इसे डायरी में भी नहीं नोट किया। अब सोचिए कि पूरे हर जगह पर सीसीटीवी लगा हुआ है होटल पे। अब जो एविडेंस के रूप में था, यदि वह व्यक्ति यह कह रहा है, जो अपलेंट है टम्सो ब्रूनो, कि 4 बजे सुबह में मैं अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ चला गया था अहले काशी दर्शन करने के लिए, सुबह काशी अहले काशी जो भी था उसके दर्शन करने के लिए, तो सीसीटीवी फुटेज में तो इस चीज को पता चल सकता था ना कि वह कब गया और कब आया, और उस दौरान उसके रूम में कौन लोग गया और नहीं गया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ PW1 जो वेटर था उसके बयान पर भरोसा किया गया, पुलिस वाले के बयान पर भरोसा किया गया,
डॉक्टर का भी बयान बहुत स्पेसिफिक तौर पर नहीं लिया गया था। तो इन लोगों को बयान पर भरोसा करके, जो होटल का मैनेजर था उसके बयान पर भरोसा कर या उन लोगों ने कहा कि ये इन दोनों के बीच में लव ट्रायंगल का मामला था, इसलिए गला घोटकर हत्या कर दी गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अवेलेबल है, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वहां पर अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को यदि नहीं प्रेजेंट किया गया, एड्यूस किया गया है, इसका मतलब है कि कुछ छिपाने की कोशिश की गई है। तब ऐसी स्थिति में इस बहुत ही रिलाय नहीं किया जा सकता है प्रोजिक्यूशन के वर्जन पर। प्रोजिक्यूशन के वर्जन पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलाय नहीं किया और बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस के आधार पर उसने निकाल दिया। बहुत सारी चीजें थी जिसको कि उसने निकाल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पर थोड़ा सस्पिशियस था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को क्यों नहीं एड्यूस किया गया, जबकि यह बतलाया जा रहा है होटल के द्वारा कि हर एक चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए। और इस पर उसने, चूंकि सफिशिएंट एविडेंस नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एड्यूस नहीं किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने इस इटालियन सिटीजन को और उसकी फीमेल फ्रेंड को निर्दोष करार दिया और वे रिहा हो गए। लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिसाइड कर दिया गया। अब दूसरे जजमेंट पर मैं आता हूं। यह है 2019 का जजमेंट है। यह है अर्जुन पंडित राव खोटकर वर्सेस कैलाश कुशन राव गुरंटरायल एंड अदर्स, 2019 का केस है। इसमें थोड़ी स्थिति, वह जो था वो क्राइम का सीन था, यहाँ पर क्राइम का सीन यहाँ पर नहीं है। ये इलेक्शन का मामला था। इलेक्शन में जो अपीलेट था उसने अपील की हुई थी, जो नीचे के कोर्ट से ही वो सारी चीजें चली आ रही थी। तो यह कहा था, उसने यह कहा था कि जो नॉमिनेशन फाइल किया गया है वो नॉमिनेशन समय सीमा समाप्त हो गई उसके बाद फाइल किया गया, तो ऐसी स्थिति में वो वैलिड हो ही नहीं सकता है। वो आदमी जो नॉमिनेशन फाइल किया था उसने अपील की इस पर, ठीक है ना। यह जो अर्जुन पंडित है उसने अपील की, और अपील करने के बाद जो रिस्पोंडेंट था उसने जो एविडेंस दिया हुआ था वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस था। उसने सीसीटीवी फुटेज की सीडी दी हुई थी, उसकी रिकॉर्डिंग जो थी वह दी हुई थी, उसने इलेक्शन कमीशन से ही लिया हुआ था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस था, लेकिन इसमें इलेक्शन कमीशन ने उसे सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया। अब देखिए, एक मैंडेटरी प्रोविजन है सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी, लेकिन उसे देने से इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया। वो टाल मटोल करता रहा और वह नहीं दिया। तो जो रिस्पोंडेंट था उसने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसमें जो है वह तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी इलेक्शन कमीशन से नहीं मिल रहा है। लेकिन उसमें एक घटना हुई कि जो इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर था उसने आकर उसको कहा, इंडोर्स कर दिया कि जो सीसीटीवी फुटेज है वह इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही दिया गया है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि यह जो है वह एक काइंड ऑफ एविडेंस और काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है, ठीक है ना, काइंड ऑफ सर्टिफिकेट है। और इस चीज को उसने एडमिट किया, उस एविडेंस को जो एडमिट किया, और एडमिट करने के बाद क्या हुआ, पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उसने उस व्यक्ति का नॉमिनेशन कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया, ठीक है ना। उस व्यक्ति का नॉमिनेशन कैंसिल करने का आदेश जारी कर दिया। तो ये किस चीज से हुआ? इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से हुआ। इसी ढंग से एक और इम्पॉर्टेंट केस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चर्चित केस है। ये सब तो बहुत चर्चित केस नहीं है, लेकिन वह तो पूरे देश दुनिया में वह चर्चित केस रहा है। मोहम्मद अजमल कसाब वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2012 का केस है। और आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अजमल कसाब को जो फांसी हुई वह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर ही हुई। सीसीटीवी फुटेज को निकाला गया था जिसमें कि वह कुछ जो क्राइम को करते हुए, भागते हुए वह दिखलाया गया था, देखा गया था, ठीक है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के आधार पर उसको सजा मुकर्रर की गई और उसे फांसी दे दी गई।
ठीक है। तो अजमल कसाब का भी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है। यह तो मैंने जो कुछ जो इम्पोर्टेंट है और जो क्लास के दृष्टिकोण से आप लोगों को मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो 2000 से लेकर 2020 तक में लगातार प्रोनाउंस किए गए हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को स्थापित किया गया। और अब इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तो बहुत धड़ल्ले से यूज हो रहा है, सभी कोर्ट में, लोअर कोर्ट में भी यूज हो रहा है, हाई कोर्ट में भी उसको यूज किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी वह यूज हो रहा है। यह क्रिमिनल केस में हो रहा है, जहां पर कहीं PIL फाइल करना है उसमें हो रहा है, कोई रिट फाइल करना है उसमें हो रहा है, इन सारी चीजों में वो हो रहा है और वो एडमिसिबल है। लेकिन जो अर्जुन पंडित का केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही स्पष्ट तौर पर कहा कि 65B(4) को का ओवरराइडिंग इफेक्ट है। इसका मतलब है कि नॉन ऑब्स्टेंटे है यह, मतलब कि किसी और जो कोई प्रोविजन है उसको वो ओवरराइड करता है, उसको सुपरसीड करता है, मतलब कि यह एसेंशियल है, उसके बिना इसको एडमिट नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग को मैं बतला दूं कि जब भी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एड्यूस करने जाएं तो सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी जरूर प्राप्त कर ले। सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी आप प्राप्त नहीं करेंगे तो वह एडमिसिबल नहीं होगा और वह एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हुए भी उसकी वैलिडिटी नहीं रह पाएगी। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो बात है तो वो आप लोग समझ गए होंगे और इसको अपने जब आप केस करेंगे तो उस चीज को यूज भी करेंगे। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित बहुत सारे केस हो रहे हैं। आपको मैं बतला दूं कि साइबर क्राइम का मैं भी शिकार रहा, तो मैंने भी एक केस किया और उसको स्थापित भी मैंने किया। जो मेरे अकाउंट से पैसा निकल गया था और इन द मीन टाइम उसी समय 12 बजे रात में बैंक से ही फोन आया कि कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहा है। उसके आधार पर मैंने FIR किया और FIR करने के बाद उसको मैंने सारे रिकॉर्ड अवेलेबल कराए और मेरा पैसा भी जो निकला था ATM से, वह पैसा भी मेरा वापस हुआ। तो आप यदि इसको आप यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को सबूत के तौर पर, तो आप उसके साथ साथ जो उसके कुछ कंडीशंस हैं उसको भी आप यदि फुलफिल करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसिबल होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है जिसको कि आप यूज कर सकते हैं। मैं अपने एक केस की चर्चा करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट केस था और यह आज से 10 साल पहले का केस था। इसमें 304B के तहत एक मुकदमा हुआ था, दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया था और इसमें साफ आरोप लगाया गया कि जो व्यक्ति था, जो इन्फॉर्मेंट था, वो उस लड़की का डिसीज्ड का भाई था। उसने कहा कि जहर देकर इससे मेरी बहन को मार दिया गया और उसने कहा कि उसके मरने के 3 दिनों के बाद मुझे इस बात की जानकारी मिली। उसने कहा कि मेरी बहन की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर यह केस जो था, यह झारखंड के एक जिले का केस था और वहां से रिजेक्ट हो गया था बिल, मेरे पास वो आया था। मैंने पूरे रिकॉर्ड को देखा और मैंने उन लोगों से पूछा कि इसमें क्या क्या एविडेंस है, तो उसने कहा कि सर वहाँ CCTV फुटेज लगा हुआ था और ये केस डायरी में भी आया हुआ है। ठीक है, जब केस डायरी में आ गया तो वह सर्टिफिकेट का पार्ट हो गया। वो केस डायरी में जब आ गया तो समझिए कि वह सर्टिफिकेट है, क्योंकि वो तो पूरा वेरीफाई कर ही करता है, केस डायरी बनता है। और उसको मैंने आधार बनाया CCTV फुटेज का। और क्या था उसमें CCTV फुटेज में जो मैंने कोर्ट के सामने एड्यूस किया, उसने कहा कि एक तो इसका इलाज हुआ है, पहला कि जब वो जहर देने की बात थी तो 3 दिनों तक यहाँ पर इलाज उसके पति ने कराया। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने कहा वो यह कि जो व्यक्ति इन्फॉर्मेंट है, वह व्यक्ति यह कह रहा है कि डेथ के 3 दिनों के बाद उसे खबर हुई और CCTV फुटेज में वो नजर आ रहा है कि वह व्यक्ति जो है वह इलाज के दौरान वहां पर थ्रू आउट मौजूद रहा है। और जब उसको रेफर किया गया वहां से किसी दूसरे हॉस्पिटल में, तो वही व्यक्ति था जो स्ट्रेचर को उठाकर ठेलते हुए अपनी बहन के साथ जा रहा था। यह भी CCTV फुटेज में आया हुआ था। चौथा जो रिकॉर्ड था कि इन लोगों ने, जिसकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, उन लोगों ने क्रेमेशन का फोटो ले लिया था। ठीक है ना, फोटो ले लिया था और उसकी वीडियोग्राफी भी करवा दी थी, क्योंकि इन लोगों को लग गया था कि कहीं ना कहीं इन लोग गड़बड़ी कर सकते हैं। और उसमें क्रेमेशन ग्राउंड पर भी वह व्यक्ति मौजूद था।
तो उसका यह कहना कि 3 दिनों के बाद मुझे खबर हुई है, वो इलेक्ट्रॉनिक जो रिकॉर्ड थे, जो एविडेंसेस थे, उसने उसको झुठला दिया और उसके आधार पर उसको बेल मिल गया और वह बाद में वह केस जो है वह जीत भी गया इसी ग्राउंड के आधार पर। तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो है आज के डेट में बहुत ही बड़ा हथियार है और ये सारे जो हथियार हैं उसको आप यूज बहुत आराम से कर सकते हैं। जब पुलिस वेरिफिकेशन होता है, जब पुलिस डायरी बनाती है, इन्वेस्टिगेट करती है, तो व्हाट्सएप चैट वगैरह को जो वो देखती है, उसके आधार पर केस डायरी जो जाता है उसको ही माना जाएगा कि उसने सर्टिफिकेट दे दिया है कि वह जेन्युइन है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है। लेकिन ये किसी ऑर्गेनाइजेशन से आप लेते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी लेनी होती है। ठीक है, तो मित्रों आज यहाँ तक। ओके, थैंक यू।